लीनियर प्रोग्रामिंग। आज का टॉपिक अपना रेखिक प्रोग्रामन। तो रेखिक प्रोग्रामन से बोर्ड में आपके पास में ग्राफ का क्वेश्चन आता है और एक तो बहुत छोटा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, जो तो आपको बोर्ड की कॉपी के अंदर काम करना है, और एक जिसमें आपको ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो देखिए इसमें क्या करना होता है। एक जेड नाम का व्यक्ति होता है जो आपका क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है, जिसको या तो मैक्सिमम करना होता है या मिनिमाइज करना होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। इधर होता है आपका पास में ax प्लस by। ये तो क्वेश्चन का फॉर्म होता है स्टूडेंट, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ प्रतिबंध होते हैं, कंडीशंस होती है कुछ, जैसे आपके पास में पहली कंडीशन है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू, राइट है, x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इस तरह की कुछ इक्वेशंस होती है स्टूडेंट्स। तो फाइनली अपन इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ के लिए जो बेसिक बातें हैं ना वो आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिक बातें क्या है, 3 बेसिक बातें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है। मतलब 3 टाइप के ग्राफ बनते हैं स्टूडेंट्स। कल को जो भी ग्राफ बनेगा उसमें एक एक्स होगा और एक वाई होगा, राइट है। और ग्राफ का जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई जो होते हैं हमेशा एक्स और वाई जो होते हैं, या x1 और x2, कई बार इसको x1 x2 बोल देते हैं। कुल मिला के एक्स और वाई जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होते हैं। तो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में देखते हैं, फर्स्ट में, क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कुल मिला के जो भी आपका आंसर मिलेगा स्टूडेंट, या जो भी ग्राफ का रीजन होगा वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक काम की बात तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरा, 2 प्रकार के ग्राफ होते हैं, एक तो होता है आपका परिबद्ध और एक होता है अपरिबद्ध। तो ग्राफ की जो ही ग्राफ की कहानी सुनोगे तो 2 प्रकार के ग्राफ होंगे, एक तो होगा आपका परिबद्ध या फिर एक होगा आपका अपरिबद्ध। या तो ग्राफ आपका बाउंडेड बनेगा या फिर ग्राफ आपका अनबाउंडेड बनेगा, ठीक है। और ग्राफ का जो भी रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई। सपोज आपके पास में जो भी लाइन्स है उसको आप ड्रॉ कर लोगे, इस तरह से लाइनें आ गई आपके पास, एक लाइन और आ गई जो भी है, ठीक है। बाउंडेड का मतलब हो गया, जैसे ये पॉइंट्स हो गए आपके पास में, ये बाउंडेड, इसको क्या बोल रहे हैं अपन ने, बाउंडेड बोल रहे हैं। बाउंडेड का मतलब होगा कि जितने भी लाइन्स हो उन सबके सॉल्यूशन अगर किसी एक ही रीजन के अंदर होंगे तो उसको अपन बोलेंगे बाउंडेड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बाउंडेड। अगर ग्राफ बाउंडेड बन रहा हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड का मैक्सिमम वैल्यू या फिर वो जो भी आपसे पूछ रहा है जेड की मिनिमम वैल्यू, वो आपकी क्या होगी, हमेशा विद्यमान होगी। सब क्या होगी स्टूडेंट, विद्यमान होगी, मतलब एग्जिस्ट करेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब? जब ग्राफ कैसा हो आपका, बाउंडेड हो। कौन सी स्टोरी है, तो बाउंडेड की। मैंने बताया 2 टाइप के ग्राफ होते हैं। दूसरा ले रहे हैं अपन अपरिबद्ध, क्वेश्चन करके दिखा दूंगा मैं। अपरिबद्ध का मतलब है जैसे ये आपका रीजन आ गया स्टूडेंट, ये हो गया आपका अनबाउंडेड। अब अनबाउंडेड की कहानी क्या है कि जेड की मैक्सिमम वैल्यू या फिर जेड की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब जेड का मैक्सिमम वैल्यू का अस्तित्व हो भी सकता है या मिनिमम वैल्यू का अस्तित्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अधिकतर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो फाइनली अपन क्या करते हैं, किस तरह से जेड की मैक्सिमम वैल्यू उपस्थित होगी और किस तरह से जेड की मिनिमम वैल्यू उपस्थित नहीं होगी, उसके लिए मैं आपको एक नोट बता रहा हूँ स्टूडेंट। इस नोट से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो नोट क्या आपके पास, नोट ये है अपने पास कि सबसे पहला काम, जब भी मेरे पास में जो ग्राफ होगा, अगर कल को कैसा आ गया हो, अनबाउंडेड आ गया हो। कैसा आ गया है स्टूडेंट, अनबाउंडेड आ गया हो, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा हो, जेड मैक्सिमम पूछ रहा हो, राइट है। याद है आपको, अपन क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। इधर तो क्या निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट, और इधर क्या होता है आपका जेड मैक्सिमम। सपोज आपकी वैल्यू आ रही है 5, 10 और 15, तो आपका आंसर क्या हो गया, 15। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है। लेकिन अगर आपका अनबाउंडेड की कहानी है तो आपके कल को कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर जेड मैक्सिमम की वैल्यू 15 से कैसी आ सकती है, ग्रेटर भी आ सकती है। कैसी आ सकती है, और ज्यादा बड़ी आ सकती है। क्यों? क्योंकि रीजन कैसा है, अनबाउंडेड है। तो आपने कैसे बोला कि इसकी जो वैल्यू है वो ओनली 15 ही है। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए अलग से ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अपन कहते हैं कि जेड मैक्सिमम वैल्यू 15 से और ग्रेटर हो सकता है। तो अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, जेड की लाइन ड्रॉ करते हैं। जो भी आपका ग्राफ आएगा उसमें अपन जेड की लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे आपके पास में ये पॉइंट आ गया,
इसके अंदर अपन एक जेड की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपके पास में एक जेड की लाइन आ गई स्टूडेंट। किसकी लाइन आ गई? जेड की। जेड की लाइन कहाँ से पास होगी वो मैं क्वेश्चन में प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। जेड की लाइन ड्रॉ करेंगे कुल मिला के उस केस में जब आपका ग्राफ कैसा हो, अनबाउंडेड आ रहा हो। जेड की लाइन ड्रॉ करने के बाद में उसके सॉल्यूशन चेक करेंगे कि जेड के सॉल्यूशन किधर मूव कर रहे हैं। अगर कल को जेड के सॉल्यूशन जो भी आपका रीजन है ग्राफ का उसके अंदर प्रेजेंट हो रहा है तो फाइनली अपन कहेंगे कि जेड की मैक्सिमम वैल्यू 15 से और ज्यादा ग्रेटर हो सकती थी। इसका मतलब जेड का मैक्सिमम मान का अस्तित्व नहीं है। और कल को अगर अपन ने जेड की लाइन ड्रॉ करी स्टूडेंट और उसका जो सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन जैसे ये वाला सॉल्यूशन ले लो या फाइनली कोई सा भी ले लो, तो ये वाला सॉल्यूशन मतलब कहने का मतलब जेड की लाइन का जो सॉल्यूशन है वो आपका जो भी ग्राफ है अगर उसके रीजन के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो अपन ये बोलेंगे कि भैया जेड की लाइन का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जो भी जेड का मैक्सिमम मान मेरे पास में आ रहा था वही मेरा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। तो 3 बातें मैंने आपको बताई इसमें फाइनली ओरली। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेंगे अपने। पढ़ा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, 18 को अपना एग्जाम है। तो 3 केस है। अगर कल को ग्राफ बनाया बाउंडेड आ गया तो समझ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है उसी का मैक्सिमम मिनिमम अपना आंसर आ जाएगा। केस सेकंड है, अगर कल को ग्राफ अनबाउंडेड आ गया तो 2 स्टोरी होगी। जेड की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो है वो विद्यमान हो भी सकती है, एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती। वो डिसाइड कौन करता है? जेड वाली लाइन करती है। अगर जेड लाइन के सॉल्यूशन जो भी आपका ग्राफ बन रहा है उसके रीजन के अंदर उपस्थित हो रहा हो, भले कम से कम एक पॉइंट ही आ रहा हो, तो अगर उसके सॉल्यूशन जेड के सॉल्यूशन उसमें मूव कर रहे हो तो समझ लेना भैया जो भी मेरी जेड की मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी वो उसका अस्तित्व नहीं है। और अगर जेड की लाइन का सॉल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है तो समझ लेना मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 15। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई? हाँ भाई, अपना क्वेश्चन है जेड को क्या करना है स्टूडेंट? मिनिमाइज करना है, मतलब न्यूनतम करना है। माइनस के 50x प्लस बी 20y और ये अपने पास प्रतिबंध दे रखे हैं 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12 और xy जो है ये हमेशा आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा xy ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसी का मतलब है कि जो भी आंसर आएगा वो कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब जो भी आपका रीजन बनेगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और में देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका अपन क्या बनाते हैं स्टूडेंट? ग्राफ बनाते हैं। अभी अपन को पता नहीं है कि बाउंडेड बनेगा या अनबाउंडेड बनेगा। ठीक है, सबसे पहली लाइन ले लो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -5। याद है? तो x की वैल्यू क्या पुट किया? 0। x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू 0 पुट किया स्टूडेंट तो x आ गया अपने पास। y की वैल्यू 0 पुट किया तो x आ गया अपने पास -5/2। ये तो हो गई इस इक्वेशन की कहानी। फिर साथ में क्या चेक करते हैं? ट्रू या फॉल्स भी चेक करते हैं। याद आ रहा? सत्य और असत्य भी चेक करते हैं। तो जो भी आपकी इक्वेशन थी इसके अंदर क्या रखेंगे? 0। ये इनइक्वालिटीज का साइन लगा हुआ है -5। क्या 0 -5 से ग्रेटर है क्या? बिल्कुल ग्रेटर है। नेगेटिव वैल्यू से 0 बड़ा होता है। तो ये कहानी कैसी है आपके स्टूडेंट? ट्रू है। और अगर ट्रू है तो सॉल्यूशन किधर जाएंगे? मूल बिंदु की ओर। तो सॉल्यूशन किधर जाएंगे? ओरिजिन की ओर। ये सारी बातें आपको लिखनी है। ये तो हो गई नंबर 1 इक्वेशन की कहानी। समझ में आ गई? सेम यही कहानी कौन सी इक्वेशन के लिए होगी? 2 के लिए। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया? 3। राइट है? x की वैल्यू क्या रखा? 0। y कितना आ गया? 3। y की वैल्यू क्या रखा? 0। तो y की वैल्यू 0 पुट करने पर x कितना आ गया? 1। ठीक है, वही ट्रू फॉल्स चेक कर रहे हैं। तो सत्य असत्य की कहानी पे 0 रख के देखा साहब। 0 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा। क्या 0 3 से बड़ा होता है? क्या नहीं होता है? तो ये कहानी कैसी आपकी? असत्य मतलब फॉल्स है। इसका मतलब सॉल्यूशन ओरिजिन की ओर नहीं होंगे। ठीक है साहब। तीसरी स्टोरी, तीसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू 0 पुट किया, y कितना आ गया? -4। y की वैल्यू 0 पुट किया, x कितना आ गया? 6। ट्रू फॉल्स चेक किया, 0 या रखा। क्या 0 से 12 बड़ा होता है? क्या बिल्कुल बड़ा होता है। तो ये फाइनली हो गए। और फोर्थ पॉइंट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। ये वाला x है और y 0 0 है। तो स्टूडेंट अपन इसका क्या बनाने वाले हैं? ग्राफ बनाने वाले हैं। तो ये जो भी पॉइंट्स आए हैं इसके क्या बना रहा हूँ मैं? ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आराम से।
ठीक है, ताकि आपको ऊपर दिख जाए। तो ये ग्राफ बना रहे हैं अपन, राइट है। अब अपने पास में पॉइंट क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू है माइनस के 5/2 और वाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 5 है। एक्स की वैल्यू माइनस के 5/2 है और वाई की वैल्यू 5 है। वाई की वैल्यू 5 कहीं ना कहीं यहाँ होगी, माइनस के 5/2 मतलब इधर ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए माइनस के 5/2 0, इसके कितने आ गए स्टूडेंट 0 5। और ये कौन सी इक्वेशन है जो भी लिख के आनी है एग्जाम में, कौन सी है, 2x - y = 5। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई। फिर यहाँ देखो इसके सॉल्यूशन किधर होंगे, ओरिजिन की ओर, ट्रू कहानी थी। तो ये अपन को देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का इधर है ये वाला, तो इधर का रोल ही नहीं है, तो ये ओरिजिन की ओर, इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन। तो इसके सॉल्यूशन हो गए इधर ओरिजिन की ओर, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है स्टूडेंट, अपन को इधर देखना है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गया आपके पास, ठीक है साहब। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाओ, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये आ गया अपने पास x की वैल्यू 1, ये हो गया 1,0, ये हो गया 0,3। ये इक्वेशन आ गया अपने पास सेकेंड वाली, 3x + y = 3। ठीक है सर। थर्ड इक्वेशन में देखो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -4 है। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 6 कहाँ होगी, कहीं ना कहीं इधर ही होगी। तो 6 और y की वैल्यू कितनी है सर, -4। तो ये वाला पॉइंट आ गया अपने पास। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, -4 और इसके हो गए 6, हाँ। तो स्टूडेंट अपन ने ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड तीनों की क्या कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली। फर्स्ट के कहानी ट्रू थी तो इसके सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ गए। सेकंड की कहानी जो है फॉल्स है, मतलब ऐसा है। सेकंड कौन सी इक्वेशन है आपके पास, 3x + y = 3, जिसके सॉल्यूशन ओरिजिन से कहाँ जाएंगे स्टूडेंट, ऊपर की ओर। ये ऐसे ऊपर की ओर गए, ये ऐसे बनानी है आपको, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन जाएगी। थर्ड इक्वेशन कैसी है, ट्रू है, तो इसके सॉल्यूशन किधर जाएंगे, ओरिजिन की ओर। तो देखो ये ओरिजिन की तरफ गया इसमें, ठीक है। तो फाइनली यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई। ग्राफ बिल्कुल साफ सुथरा बना के आओगे, ये पॉइंट्स के द्वारा अपन ने ये ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब आगे की स्टोरी। अब देखो आप बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, मैंने बोला ना जो भी काम करोगे वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है, इसका मतलब इधर का कोई रोल नहीं है, इधर का रोल नहीं है, इधर का रोल नहीं है, मतलब ये वाली पार्टी आपकी कौन सी है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब अपन क्या निकालते हैं, तो अपने पास में ये तो पता चल गया कि भैया ये कैसा आ रहा है, अपरिबद्ध आ रहा है, मतलब ये आ रहा है अपने पास अनबाउंडेड। कैसा आ रहा है, अनबाउंडेड। अब अपन क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। जेड को क्या करना है, मिनिमाइज। जेड क्या अपने पास, -50x + 20y, राइट है। ये तो है अपने पास में जेड। अब इस जेड पर वैल्यू अपने पास में मैक्सिमम आ रही है, मिनिमम आ रही है, वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट देखते हैं अपन, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट इनको बोलते हैं। एक तो है 0,5, तो इनको कैसे लिख सकते हो, अब 0,5 आ गया। एक आ रहा है 0,3, ये आ गया 0,3। एक आ रहा है अपने पास 10, तो ये आ गया 10, और एक आ रहा है अपने पास स्टूडेंट 60। कॉर्नर पॉइंट आपको वही सारी चीजें फर्स्ट क्वाड्रेंट की देखनी है। देख लो, एक तो ये पॉइंट रहा, एक ये रहा, नाम भी दे सकते हो आप, A B C D जो भी है, ठीक गया। अब आपको इन पर वैल्यू निकालनी है, ये पॉइंट्स आपको यहाँ रखने हैं। 0 को यहाँ रखोगे तो 0, ये y की वैल्यू है, तो ये y की वैल्यू रखी, तो ये आ गया 100, ये 0 हो गया, ये 3, ये आ गया 60, ये आ गया -50 और ये 0 हो गया, ये आ गए -300 और वो 0 हो गया। ये अपने पास में क्या आ गया स्टूडेंट, टेबल आ गई। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, जेड मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है -300। ये अपना आंसर हो जाता उस केस में जब अपने पास में ये जो ग्राफ है वो कैसा आता है स्टूडेंट, बाउंडेड आता। अब ये आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्यों, क्योंकि अनबाउंडेड है। अपन फाइनली ये नहीं कह सकते कि साहब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है -300 है। तो जब भी मिनिमम का केस आ जाए तो आपके पास में दिमाग में आ जाना चाहिए कि जेड की जो मिनिमम है वैल्यू है वो -300 से और छोटी हो सकती है, और लेस देन हो सकती है। तो जिस बच्चे ने अगर ये समझ गया ये कॉन्सेप्ट, समझ लो उसने आगे की कहानी को तो वो इजी वे में कर लेगा।
बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब देखो इसको देखो आराम से, ये आपसे पूछ रहा है मिनिमम, आपके पास में आ रहा है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है साहब। वैल्यू कितनी आ रही है -300। तो कल को कोई स्टूडेंट या कोई भी कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू -300 से और छोटी हो सकती है। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि जेड मिनिमम -300 से और क्या हो सकता है, लेस देन हो सकता है। अब ये और लेस देन होगा कि नहीं होगा, या फाइनल आंसर अपना ये होगा कि नहीं होगा, वो डिसाइड कौन करता है, जेड की लाइन। अब जेड की लाइन बोलते हैं ये वाली लाइन। तो इस वाली लाइन को यहाँ लिखना है -50x + 20y = -300, राइट है। वही x की वैल्यू क्या करनी है स्टूडेंट, 0 पुट करनी है। तो x की वैल्यू 0 पुट किया तो y कितना आ गया अपने पास, ठीक है, ये 20 है। तो x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, 20 से डिवाइड करेंगे -15, और y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 6, राइट है। अब इस z की लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, x तो 6 है, ये वाला 6, और y की वैल्यू कितनी है -15, तो -15 और लेस देन होगा। मतलब मेरी जो लाइन ड्रॉ होगी स्टूडेंट वो इसी से पास आउट होगी। तो ये वाली लाइन तो बिल्कुल एग्जैक्टली जेड की टच करेगी। तो ये वाली लाइन है मेरी जेड की, ये किसकी लाइन है, जेड की, और ये वाली लाइन ऐसे आ गई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -0, -15, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जेड के सॉल्यूशन अगर कल को इस वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं तो अपन बोलेंगे कि जेड की मिनिमम वैल्यू का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जेड लाइन ड्रॉ करना है, तो देखो अब आप ट्रू और फॉल्स चेक करोगे। तो ट्रू और फॉल्स चेक करना वही वैसे करेंगे जैसे उधर किया करते थे। तो 0 0 यहाँ रख के देखेंगे तो ये तो 0 हो गया, और आगे कितना है, ये क्या 0 से बड़ा होता है कि -300 नहीं होता है, तो कैसा है, फॉल्स है। फॉल्स है तो इसके सॉल्यूशन किधर होंगे, ओरिजिन की ओर। इसके सॉल्यूशन किधर होंगे स्टूडेंट, ओरिजिन की ओर मूव करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो ओरिजिन से कैसे होंगे, ऊपर होंगे। तो इसके सॉल्यूशन ओरिजिन से ऊपर होंगे। तो ये ओरिजिन से ऊपर होंगे, जैसे ये अपने पास में लाइन जा रही है इसकी, तो ये सॉल्यूशन इधर हो गया ओरिजिन से ऊपर। तो एक भी पॉइंट्स अपने पास में, तो इस जेड लाइन के जो सॉल्यूशन है वो किधर मूव कर रहे हैं, इस वाले रीजन में अपने पास में मूव कर रहे हैं। तो इस वाले रीजन में अगर एक भी लाइन आ रही है तो समझ लेना जेड की मिनिमम वैल्यू का अस्तित्व नहीं है। तो अपन बोलेंगे जेड मिनिमम इक्वल्स टू -300 का अस्तित्व नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं है साहब, रीजन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि क्यों नहीं है, रीजन बताएं, तो आपको बताना है जेड लाइन के सॉल्यूशन या हल, सॉल्यूशन उपनिष्ठ क्षेत्र में विद्यमान है, अतः जेड की मिनिमम वैल्यू का अस्तित्व नहीं है। तो वापस से कुल मिला के कहानी किसकी है, जेड की है। जेड लाइन ड्रॉ करो, जेड लाइन ड्रॉ करने से पता नहीं चलता, फिर उसके सॉल्यूशन चेक करो। अगर उसके सॉल्यूशन इधर मूव कर रहे हैं, एक भी लाइन अगर इधर आ रही हो तो अपन बोल देंगे कि जेड लाइन के सॉल्यूशन उपनिष्ठ क्षेत्र में विद्यमान है, तो अस्तित्व नहीं है। और स्टूडेंट अगर ये विद्यमान नहीं होते तो अस्तित्व हो जाता। इसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में आपसे समझा दो, अगर कल को इसमें मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम कितना होता है स्टूडेंट, 100 होता। और 100 के केस में भी लाइन बिल्कुल आपकी वैसे ही बनती, बस यहाँ पे अपन अब ये बोलते कि इसकी वैल्यू और 100 से क्या हो सकती थी, ग्रेटर हो सकती थी। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं जेड मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, और वही लाइन ड्रॉ करते हैं। और अगर कल को उसके अंदर उपस्थित हो जाते तो विद्यमान नहीं होता, और नहीं होता तो विद्यमान होता। तो सिंपल सी कहानी है, समझ में आ गई। और अगर ये कल को ये क्षेत्र बाउंडेड आ जाता गलती से तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाता। तो दो स्टोरी है, बाउंडेड आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनबाउंडेड आ जाए तो भी लोड नहीं लेना, यहाँ तक का काम तो सेम होता है। फिर एक नई स्टेप होती है आपकी, ये जेड लाइन ड्रॉ करनी है। मिनिमम पूछे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए और मिनिमम हो सकता है, और मैक्सिमम पूछे तो आपके दिमाग में आना चाहिए और मैक्सिमम हो सकता है। उसकी लाइन ड्रॉ करो, अगर जेड लाइन के सॉल्यूशन अगर आपके रीजन के अंदर आ जाते हैं तो समझ लेना कहानी खत्म है, डज नॉट एग्जिस्ट वाली कहानी है। और अगर नहीं आता है तो समझ लेना कि भैया जो वैल्यू आ रही है वही अपना फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स।